आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है वरुण एंड प्रतीक आर टू पार्टनर्स, यानी कि वे दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 रेशियो में। उनका हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता चलता है कि जो हमने सामान सेल करा, यानी कि हम वो सामान खरीद के लाए और उसको हमने बेचा, उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके अलावा हमारे बिजनेस के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक है, ऑफिस में जो काम हो रहे हैं बिजनेस के, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं उसका खर्चा, वहाँ पे जो टेलीफोन लगे हुए हैं उनका चार्जेस, जो ऑफिस में काम होता है उसका प्रिंटिंग होती है, जो जो स्टेशनरी वगैरह यूज होती है, उन सब का खर्चा, तो वो भी निकाल के हमें नेट प्रॉफिट पता लगेगा ना कितना है। तो वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट पता लगता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो सिर्फ हमें सेल से पता चल रहा है कि हम कितना सेल कर रहे हैं और कितना परचेज करके लाए थे, उसमें से उसको लेस करके जो आता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हम एक्स्ट्रा जो हमारे ऑफिस के खर्चे हैं वो माइनस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। और बैलेंस शीट वो चीज़ है जहां से हमें फर्म की पोजीशन पता चलती है कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है। एसेट्स में होता है वो सामान जो हमारे पास पड़ा है बिजनेस के अंदर, और लाइबिलिटीज में होता है वो सामान जो हमें लोगों का पैसा देना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और फर्स्ट एंट्री है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वाज वैल्यूड एट 50,000, यानी कि स्टॉक जो है उसकी जो वैल्यू करी हमने कितनी बनी? 50,000। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? अगर आपको मैं बोलूँ कि आप सामान खरीद के लाए 10 रुपए का, आपने उसको 20 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली 10 रुपए। अब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास पहले से ही 5 रुपए का सामान पहले ही पड़ा था, 5 रुपए का सामान पहले ही पड़ा था, 10 रुपए का आप और खरीद के लाए, तो सामान कितने का हो गया? 15 रुपए का। आपने उसको बेचा 20 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए, क्योंकि 15 रुपए के सामान ने आपको 20 आपने 20 में बेच दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? हमने ओपनिंग स्टॉक को और परचेज को करा प्लस, ठीक है, और सेल्स में से उसको माइनस कर दिया। अब अगर तीसरी चीज मैं बोलूँ कि अभी आपके पास 3 रुपए का सामान बच गया, मतलब कि 5 रुपए का सामान पहले ही पड़ा था, 10 रुपए का आप खरीद के लाए, मतलब 15 रुपए का सामान हो गया, और आपने उसको 20 रुपए में बेचा, लेकिन अभी 3 रुपए का सामान अभी भी बचा पड़ा है। 3 रुपए का सामान बचा पड़ा है, तो इट मीन्स 15 में से 3 का तो बच गया, तो यानी कि 12 का सामान बेचा आपने, 12 का सामान आपने 20 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 रुपए का। तो अल्टीमेटली हमने करा क्या? सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करा और उसमें से ओपनिंग स्टॉक और परचेज को प्लस करके माइनस कर दिया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बाय सेल्स। सेल कितनी है हमारी? सेल्स हमें दे रखी है ट्रायल बैलेंस में 8,50,000, तो सेल्स लिख दिया। उसमें से रिटर्न, जो सामान सेल्स हमारी हुई 8,50,000 की, उसमें से कुछ सामान लोग जो है खरीद के लगे थे लेकिन वो वापस दे के चले गए, तो वो तो बिका नहीं हमारा। तो जो रिटर्न हो गया, 13,000 का सामान रिटर्न आ गया। तो 850 का सामान था जिसमें से 13 का रिटर्न आ गया, तो 837 की हमारी सेल हुई। और ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 20,000 हमें दे रखा है, और परचेजेस हमें दी हुई है ट्रेडिंग P&L में लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 और टू परचेजेस कितना आ जाएगा? 6 लाख। और उसमें से जो वापस कर दिया हमने सामान, अब हमने भी खरीद के तो लाई 6 लाख का सामान, लेकिन उसमें से 85,000 का सामान हमें सही नहीं लगा, तो वो हमने वापस कर दिया। तो 6 लाख में से जो रिटर्न आउटवर्ड है, यानी कि जो हमने आउटवर्ड मीन्स हमारी फर्म से वापस गया सामान, तो रिटर्न आउटवर्ड को हम कर देंगे माइनस। तो 5,91,500 जो हमारा परचेज होगी, और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे क्रेडिट साइड, कितना आ गया? 50,000। अब हमें ये देखना है कि सिर्फ सामान बनाने में हमें कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान। तो जो हमारी फैक्ट्री है, जहाँ पे मान लो हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, तो वहाँ पे हमने वर्कर्स को लगाया, वर्कर्स को वेजेस भी दी, तो वो भी तो खर्चा है ना, तो इसलिए उस वेजेस को भी हम माइनस करेंगे। तो वेजेस हमें दे रखे 20,000, तो टू वेजेस 20,000। और टू कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स मीन्स सामान लेके आने में हमारा कितना खर्चा हुआ। तो जो सामान लोड करके लाते हैं ना, जहाँ से हमने सामान को खरीदा वहां से फॉर्म तक लेके आने का जो खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। तो वो हमारा हो गया 7,200। तो अब टोटल क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स का अमाउंट बना 8,87,000, उसमें से इस सारे खर्चों को हम कर देंगे माइनस। तो हमारा जो प्रॉफिट बना है दैट इज 2,48,300, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सामान को खरीद के सेल करके कितना हमें फायदा हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारे पास, रेंट फॉर द मंथ ऑफ
मार्च 2024 वाज नॉट पेड, यानी कि मार्च के महीने का रेंट पे नहीं किया। तो मार्च के महीने का रेंट पे नहीं करा। अब मान लो आपके घर पे कोई किराएदार रह रहा है, ठीक है। अब इस महीने वो कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको कि कोई बात नहीं अगले मंथ दे देना। पर ये तो नहीं बोलोगे ना कि पैसे माफ कर दिए। पैसे तो देने पड़ेंगे, मीन्स खर्चा तो वो है ना इसी मंथ का। मान लो अगर मार्च के महीने के उसने पैसे नहीं दिए तो मार्च के महीने का ही वो खर्चा तो है, बेशक वो कैश आपको बाद में दे, ठीक है। तो लेकिन खर्चा वो इसी मंथ का माना जाएगा। तो हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में रेंट 33,000 ब्रैकेट में लिखा 4 11 मंथ्स, यानी कि 11 महीने के 33,000 रुपए हैं। तो अब अगर 11 महीने के 33,000 हैं तो 12 महीने के कितने होंगे? जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, जो दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई। 33,000 है 11 मंथ्स का, तो 33,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12, क्योंकि हमें 12 महीने का निकालना है और 11 महीने का हमें दे रखा है। क्योंकि एक महीने का उसने पे नहीं किया ना, तो ये कितना बन गया हमारा 36,000। तो 12 महीने का कितना बन गया 36,000, और उसने पे कर कितना किया है 33,000। तो 3,000 जो है, तो 3,000 जो है वो हमारा अभी ड्यू है, यानी कि, और ड्यू का मीन्स अभी लाइबिलिटी है वो हमारी, मतलब हमने पे करना है। तो लाइबिलिटी कहाँ आ जाएगी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। तो क्या लिखा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वो होता है जो इस साल का खर्चा तो हो गया लेकिन अभी पैसे हमने नहीं दिए। मान लो दुकानदार से अपने उधार सामान तो खरीद लिया लेकिन पैसे अभी नहीं दिए, पर खर्चा तो वो इसी साल का है ना। पैसे देने तो है ना वो हमें, चाहे हम अगले साल दें पैसे, लेकिन खर्चा वो इस साल का माना जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो क्या है हमारे पास आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा 3,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और दूसरी इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, रेंट है ये, हमें, हम जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं उसका हमें रेंट देना पड़ रहा है। तो जो रेंट दे रहे हैं हम वो हमारे लिए क्या है खर्चा। तो खर्चा तो P&L के डेबिट साइड आ जाएगा। और पूरे साल का 12 महीने का कितना रेंट बनता है 36,000। तो 33,000 प्लस 3,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो, तो रेंट कितना आ गया 36,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर ईच बाय 10%, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर इनकी जो वैल्यू है 10% से कम हो गई है। वैल्यू 10% से कम हुई है तो ये नुकसान है हमारा, खर्चा है। मीन्स हर साल किसी चीज की, हमारे सामान की पड़े हुए वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये हमारा हर साल का खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे P&L के डेबिट साइड। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें कितना दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और 2 लाख का 10%। किसी भी चीज का अगर 10% निकालना होता है तो हम एक जीरो कम कर देते हैं। जैसे 2 लाख है, इसमें से एक जीरो हटा दो तो कितना आ गया 20,000, ठीक है। 2 लाख का 10% आ गया 20,000, ठीक है। और कंप्यूटर कितने का दिया हुआ है हमें 1 लाख का, इसका 10% कितना आ जाएगा 10,000। तो P&L अकाउंट में हम लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन, कंप्यूटर पे 10,000 और प्लांट एंड मशीनरी पे 20,000। तो टोटल अमाउंट जो डेप्रिशिएशन का है दैट इज 30,000, ठीक है। और दूसरी एडजस्टमेंट की एंट्री कहाँ होगी, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिशिएशन 20,000 इज इक्वल्स टू 1,80,000 और कंप्यूटर 1 लाख लेस डेप्रिशिएशन कितना 10,000। तो यानी कि 1 लाख का था कंप्यूटर, उसमें से 10,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो कितने का बच गया 90,000 का। अब हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है राइट ऑफ पेटेंट्स बाय 3,000। तो पेटेंट्स को रिटर्न ऑफ करा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। तो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20,000। जब हम पेटेंट्स को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो ये कहाँ आएगा P&L के डेबिट साइड। क्या लिख देंगे टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कितना 3,000। और दूसरा ये कहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। पेटेंट्स 20,000 के थे, उसमें से लेस रिटर्न ऑफ कितने कर दिए हमने 3,000। तो 3,000 के उसमें से चले गए तो कितने के बच गए 17,000। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रतीक इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ, यानी कि प्रतीक की जो सैलरी है पर मंथ यानी कि एक महीने की 3,000 है। तो हम एक पूरे साल का लेखा जोखा कर रहे हैं ना, तो पूरे साल की कितनी बनती है 3,000 इंटू 12,000। एक महीने की 3,000 है तो एक साल की, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 महीने की कितनी बनी 3,000 इंटू 12, तो कितनी आ गई 36,000। तो अब ये पार्टनर है तो पार्टनर को तो P&L में नहीं लिखेंगे हम, पार्टनर को कहाँ करते हैं हम लेखा जोखा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिख देंगे टू प्रतीक सैलरी कितनी 36,000। अब आगे हमें दिया है एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड मीन्स पार्टनर्स को मिलेगा, क्या मिलेगा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एट द रेट 6% पर एनम मतलब 1 साल का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर उनको ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से। तो प्रतीक ने लगा रखा है 1,60,000 तो उसका 6% निकाल लेंगे 1,60,000 इंटू 6/100 ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,600। वरुण ने लगा रखे हैं 1,80,000 तो 1,80,000 इंटू 6/100 दैट इज 10,800। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वरुण और प्रतीक 10,800 9,600 टोटल कितना हो गया 20,400। ये बन गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स्थ एंट्री हमें दी है राइट ऑफ ₹5,000 एज बैड डेट्स। राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो कोई आपने किसी को उधार सामान दे दिया और वो उसने आपके पैसे बाद में नहीं दिए। उस टाइम पे सामान लेने के टाइम पे उसने बोला कि सामान दे दो बाद में पैसे दे दूंगा। उधार वो सामान लेके चला गया लेकिन पैसे उसने नहीं दिए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो आपके 5,000 रुपये ऐसे हैं जो 5,000 का कोई सामान लेके गया लेकिन पैसे उसने नहीं दिए, तो वो बैड डेट्स हो गया। तो अब ये आपका फायदा या नुकसान है? ऑब्वियसली ये नुकसान है। तो नुकसान को हम कहाँ लिख देते हैं? P&L के डेबिट साइड। तो P&L के डेबिट साइड आ जाएगा टू बैड डेट्स ₹5,000। और दूसरी जगह ये कहाँ आएगा? ऑब्वियसली बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सन्डी डेटर्स 1.5 लाख और उसमें से इस 5,000 को क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि ये 5,000 रुपये अब हमारे नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमें दिया है एंड क्रिएट मीन्स बनाना। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यानी कि उसने बनाया है 5% का प्रोविजन सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। यानी कि वो 5,000 तो आपके बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और इस 5% पे आपको डाउट है कि शायद ये पैसा नहीं आएगा आपका ये वाला भी। तो इसलिए हम एक प्रोविज़न बना के रखेंगे कि शायद ये पैसा हमारा नहीं आएगा, तो पहले ही पैसे हम इसमें निकाल के रख देंगे कि ये वाला पैसा नहीं आएगा, तो उसकी भरपाई हम यहाँ से कर देंगे। तो 1,45,000 का हम निकाल लेंगे 5%। तो 1,45,000 इंटू 5/100 दैट इज 7,250। तो ये हमारा फायदा है, नुकसान है? हमें डाउट है कि वो हमारे पैसे नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा नुकसान है। तो इसको भी P&L के डेबिट में लिख देंगे। टू बैड डेट्स में ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन, ठीक है। लेकिन अब ओल्ड प्रोविजन यानी कि पहले का हमारे पास, हमने पहले भी प्रोविजन बना के रखा हुआ था। पहले भी हमने 5,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था कि शायद 5,000 रुपये हमारे नहीं आएंगे, पर अब हमें जो डाउट है वो है 7,250 रुपये पे। तो 5,000 तो पहले ही बचा के रखे हुए ना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक मोबाइल खरीदना है, आपका मोबाइल आएगा 100 रुपये का, आपने गुल्लक में पहले ही 80 रुपये जमा करके रखे हुए हैं। तो 100 रुपये के मोबाइल के लिए आप कितने रुपये और डालोगे उसमें? 20 रुपये। तो अल्टीमेटली जो है इस साल आपने कितने पैसे डाले? 20 रुपये। तो सेम वैसे ही इसके अंदर है कि हमें जो प्रोविज़न बनाना है वो बनाना है 7,250 का, पर 5,000 का तो पहले ही बना हुआ है। तो आपने बनाना है प्रोविज़न 7,250 का, जिसमें 5,000 का आपने पहले ही बना रखा है। तो इस साल जो आप उसमें पैसे डालोगे दैट इज़ 2,250 ओनली। तो 5,000 के बैड डेट से जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसमें हमने प्लस करा नया जो प्रोविज़न बनाया 7,250 का, तो टोटल नुकसान हमारा हुआ 12,250 का। पर उसमें से जो हमने पहले ही प्रोविज़न बना के रखा हुआ था उसको हम कर देंगे लेस, तो हमारा जो नुकसान हुआ दैट इज़ 7,250। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब हमें सिर्फ सिंपल एंट्रीज करनी है। अब ट्रायल बैलेंस को एक एक से देखना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में है ओपनिंग स्टॉक, इसको हम लिख चुके हैं। जो आप एंट्री करते जाओ एडजस्टमेंट की, साथ साथ ना ट्रायल बैलेंस में टिक करते चलो ताकि हमें इजी हो जाए। फिर जो बच गई एंट्रीज उनको फटाफट लगा दो जहाँ जहाँ लगाना है। परचेजेस हो चुका है, रिटर्न इनवर्ड हो चुका है, सन्ड्री डेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, पेटेंट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, रेंट हो गया, सैलरी टू स्टाफ ये रहता है अभी। तो हमने स्टाफ को सैलरी दी है तो ये हमारा पैसा गया। तो कहाँ लिखेंगे हम? मीन्स ये हमारा खर्चा है, तो खर्चे को कहाँ लिखेंगे? P&L के डेबिट साइड। क्या आ जाएगा? टू सैलरी टू स्टाफ 30,900। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स ये भी हमारा खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर, तो इसको भी कहाँ लिख देंगे? P&L के डेबिट साइड। टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। अब आ गया वेजेस, ये हमने लिख दिया था, वेजेस लिख दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी हमारा खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, तो इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? P&L के डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस है 4,000, इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? P&L में। P&L में डेबिट साइड टू टेलीफोन चार्जेस।
अब है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? कैरेज मीन्स किराया, और इनवर्ड मतलब जो हम सामान फैक्ट्री से अपनी फॉर्म तक सामान को लेके आए हैं उसका जो खर्चा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मीन्स सामान लेके आने में जो किराया हमने दिया है उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड्स। तो वो कितना दिया हुआ है? 7200। तो कैरेज इनवर्ड्स तो हमने पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। कैश इन हैंड यानी कि हमारे हाथ में पैसा कितना है, तो पैसा कितना है फॉर्म के अंदर? 6000 रुपये। तो इसको कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक यानी कि बैंक में हमने कितना पैसा रखा हुआ है, तो बैंक में पैसा रखा हुआ है 25,000, तो इसको भी कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में। कैश इन बैंक करके 25,000। नेक्स्ट आ गया वरुण ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है कि हम अपने घर के खर्चे के लिए फॉर्म से पैसा निकाल रहे हैं। तो वरुण ने अपने घर के खर्च के लिए फॉर्म से पैसा निकाला है 15,000 रुपये। तो इसको क्या करेंगे हम? वरुण के कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो वरुण की कैपिटल कितनी थी हमारे पास? 1,80,000, जिसमें से 15,000 उसने निकाल लिया घर के खर्च के लिए, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो अब वरुण की जो कैपिटल है वो कितनी बची? 1,65,000। प्रतीक की ड्राइंग कितनी दे रखी है? 20,000। प्रतीक ने कितनी कैपिटल लगा रखी थी? 1,60,000, जिसमें से 20,000 उसने ड्राइंग के रूप में निकाल लिया, तो कितना पैसा बचा? 1,40,000 प्रतीक कैपिटल अकाउंट। सेल्स हमारा हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे आपने उधार में सामान ले रखा है और आपने उनको पैसा देना है। तो आपने 55,000 रुपये का सामान जो है उधार उठा रखा है, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर चुके हैं हम। इंटरेस्ट हमें मिला है, 10,000 रुपये मिले हैं, तो ये हमारी इनकम है, तो इसको कहाँ लिख देंगे? P&L में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट करके 10,000। अब हम करेंगे टोटल सारे अकाउंट्स का। तो 2,48,300 हमारा निकला था ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन कर देंगे P&L के अंदर उस, और 10,000 जो हमारी इनकम हुई है वो प्लस कर देंगे उसमें। तो 2,58,300 टोटल हमारी इनकम हुई है, जिसमें से हमें जितने भी खर्चे हुए हैं वो लेस कर देंगे। तो हमें जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचा? 1,42,750। तो अब ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली जिन्होंने फॉर्म खोल लिया, पार्टनर्स, ठीक है। तो 1,42,750 को हम लेके आ गए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि अब ये प्रॉफिट हम किस में बांटेंगे? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स को हमने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बाकी जो बच गया 86,350 अमाउंट बच गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को बांट देंगे। वरुण को मिलेंगे 51,810 और प्रतीक को मिलेंगे 34,540। अब हम सम अप करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। बस हमें ये ध्यान रखना है ये इक्वल आना चाहिए हमेशा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।